अस्सलाम वालेकुम। प्लाज़्मा के बारे में हम अगर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें तो उसमें हम जानते हैं कि टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लाज़्मा की प्रोडक्शन के हवाले से भी और प्लाज़्मा को सस्टेन करने के हवाले से भी। इसी कॉन्सेप्ट को ज़रा हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्लाज्मा पे क्लासिकल कंसेप्ट अप्लाई करें तो क्लासिकल कंसेप्ट के लिहाज से फिर हमें प्लाज्मा का स्ट्रक्चर और मैकेनिकल बिहेवियर देखना होगा मैक्रोस्कोपिकली, और उसके बाद फिर इसको हम माइक्रोस्कोपिकली भी देखेंगे। तो एक्चुअली प्लाज्मा जो है वो एज अ होल एक गैस की तरह का जो है वो बिहेवियर शो करता है, और ये हम जानते हैं। तो जब हम गैस की बात कर रहे होते हैं तो गैस में थर्मल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करें तो पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ जो हैं, आल्थो थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी कि टेम्परेचर ऑन एवरेज जो है गैस के हर एंड पे एक जैसा है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का बेसिकली कंसेप्ट ही यही है कि हीट फ्लो जो है वो कोई नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा, टेम्परेचर हर जगह पे एक जैसा है। अच्छा, तो लेकिन उसके बावजूद वेलोसिटीज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होगा, मैग्नीट्यूड के हवाले से भी और डायरेक्शन के हवाले से तो डेफिनेटली होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड के हवाले से। और जो वेलोसिटीज़ में ये फ़र्क जो है ये स्टैटिस्टिकली है। और हम जानते हैं कि कोई भी आइडेंटिकल पार्टिकल जो हैं, यानी कि पार्टिकल आल्थो आइडेंटिकल होंगे लेकिन आइडेंटिकल होने के बावजूद वो एक जैसा बिहेव नहीं करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे वेलोसिटीज़ में डिफरेंस होगा। अगर हम क्लासिकली देखें तो कोलोइयन की वजह से थोड़ी बहुत वेलोसिटी में चेंज, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता जाएगा, जिसकी वजह से ये फ़र्क है। हम जब बात करते हैं क्लासिकली तो फिर हम जो टेम्परेचर होता है हम जानते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। अच्छा, इसके बाद हम वेलोसिटीज़ में जो फ़र्क की बात कर रहे थे, तो इस और स्टैटिस्टिकली जब उसको हम अरेंज करते हैं, यानी कि वेलोसिटीज़ के जो गैस के पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को जब हम अरेंज करते हैं तो हमें ख़ास किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सवेल ने जो था वो डिटेल में डिस्कस किया था, और मैथमेटिकल फॉर्म जो थी इसकी ड्राइव की थी। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वन डायमेंशनल इस वाले से हम वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब अभी हम सिर्फ जो है वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो वन डायमेंशनल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैक्सवेल ने हमें दिया है, वो है एफ ऑफ यू इज़ इक्वल टू, और स्टूडेंट्स यू जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ ऑफ यू इज़ इक्वल टू ए जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ -1/2 एम यू स्केयर। ये जो टर्म है 1/2 एम यू स्केयर, ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। किसी भी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं, ऑन एवरेज भी कह सकते हैं। एम मैस को रिप्रेजेंट करेगा, यू वेलोसिटी को, डिवाइडेड बाय के टी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। और जो एफ ऑफ यू है, अगर हम वेलोसिटीज़ के लिहाज से ज़रा डिटेल में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर क्यूबिक मीटर विद वेलोसिटी बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू। यानी कि वेलोसिटीज़ की अरेंजमेंट जो कि इस रेंज के अंदर अंदर है उसको, और वो कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के पे है, तो उसको ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम बात कर रहे थे कि टेम्परेचर जो है ये रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से, तो फिर इस हवाले से हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो हमें जो है वो पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी, उससे फिर हमें एक्चुअल बिहेवियर का आइडिया हो सकता है। इसी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ अभी जहन में रखें कि हम जो है वो क्लियरली प्लाज्मा की बात नहीं कर रहे, बेसिकली हम एक गैस की बात कर रहे हैं, और एक ऐसी गैस की बात कर रहे हैं जिसके पार्टिकल्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। आल्थो प्लाज्मा में ऐसा नहीं होता, हम जानते हैं कि प्लाज्मा में जो है वो आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं है, बल्कि आयंस भी हैं, न्यूट्रल पार्टिकल भी हैं होंगे, और कुछ रेशो में, और साथ फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो लेकिन बहरहाल हम ऑन एवरेज यानी कि एक अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हुए इसी कॉन्सेप्ट को प्लाज्मा पे जो है वो अप्लाई करेंगे। तो फिर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं प्लाज्मा के मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लेकर। जी, तो हम कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर में एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और इसमें हमने देखा कि हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ ऑफ यू इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट ऑफ -1/2 एम यू स्केयर डिवाइडेड बाई के टी। यहाँ पे ए जो है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है n इंटू एम डिवाइडेड बाई 2 पाई के टी रेज़्ड पावर 3/2। एफ ऑफ यू जो है
ये डिफाइन करता है उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मीटर क्यूबिक को जो कि जिनकी वेलोसिटी जो है वो u से लेकर u प्लस डी यू की रेंज में है। तो उन पार्टिकल्स को जो है वो डिफाइन करता है। और m मास ऑफ अ पार्टिकल है, u जो है वो वेलोसिटी है पार्टिकल की, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यहाँ पे हम ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम पर ले रहे हैं, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। n यहाँ पे जो n हमने ये वाला n डिफाइन किया है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हुए, तो n जो है यहाँ पे डेंसिटी है और इसको हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास है इंटीग्रल नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ u डी। अब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर हमने कैलकुलेट करनी है, हमारे पास कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटीग्रल है 1/2 m u² * f ऑफ u du पे, और नीचे जो है वो इंटीग्रल है नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ u du पे। तो और ये एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे जो हम वेरिएबल जो हमारा है वो वेलोसिटी है। और दूसरी बात ये कि जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम वन डायमेंशनल कैलकुलेशन कर रहे हैं। वेलोसिटी जो है हमने किसी एक डायमेंशन में ली हुई है, वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वो वाई एक्सिस भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ली है तो हमारा u जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ जो हैं उनको अगर हम रीअरेंज करना चाहें u से u प्लस टी यू की रेंज में, तो वो एक्स एक्सिस के लोग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनेगा। तो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम f ऑफ u की जगह जो उसकी एक्सप्रेशन है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। अब हम थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकें। तो सब्स्टिट्यूशन में हमने 2kt डिवाइड बाई m रेज़ टू पावर 1/2 को x ले लिया है, और फिर u डिवाइडेड बाई x जो है इसको y ले लिया है। तो अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव लें, x जो है वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल हमारा जो इंटीग्रेशन जिस पे अप्लाई होगी वो u है। तो इसलिए u के लिहाज से जब हम डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा du इज इक्वल टू dy आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे y का स्केयर लें, ये y इज इक्वल टू u ओवर x, तो इस स्केयर लें y स्केयर इज इक्वल टू u स्केयर ओवर x स्केयर हो जाएगा। तो अगर हम x की जगह ये चीज़ पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2kt डिवाइड बाई m। अच्छा, एक चीज़ और भी देखें कि ये जो x है ये एक कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसमें कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जिस पे इंटीग्रल अप्लाई हो, तो इसलिए x जो है वो इटसेल्फ एक कांस्टेंट होगा। खैर, हमने यहाँ पे x स्केयर की वैल्यू पुट की और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मजीद रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करने के बाद हम देखते हैं कि y स्केयर जो है वो हमारे पास 1/2 m u² डिवाइड बाई kt के बराबर आ जाता है। तो ये पॉइंट जहन में रखिएगा। इसके बाद हम जब सॉल्व करते हैं, अच्छा एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि अगर हम इसी को रीअरेंज करें और स्केयर लें तो u स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर y स्केयर हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट को भी जहन में रखिएगा। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी सब्स्टिट्यूशन को लेकर। तो हम देख रहे हैं कि 1/2m और a एज इट इज़ आ जाएगा। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और इसी को सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 1/2m एज इट इज़ आ गया, a एज इट इज़ आ गया, u स्केयर हमने देखा है कि x स्केयर y स्केयर के बराबर है, हमने x स्केयर y स्केयर लिख लिया, और एक्सपोनेंट ऑफ, और फिर हमने देखा था कि ये सारी टर्म जो है जो एक्सपोनेंट के साथ पावर में है तो ये बराबर आ रही है y स्केयर के नेगेटिव साइन के अलावा y स्केयर के। तो फिर इस तरह से हम यहाँ पे नेगेटिव y स्केयर लिख लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, और इसके बाद नीचे भी जो है वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये इंटीग्रल और a, तो इसके बाद एक्सपोनेंट और माइनस, और ये पैरेंथेसिस वाली टर्म में y स्केयर आ गया dy। अब हम ये वाला जो पार्ट है हमारे पास डिनोमिनेटर जो है इसको हम 1 ले लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो इसको हम 1 लेते हुए हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि 1/2m a x स्क्वायर ये कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रल से बाहर आ गए और बाकी हमारे पास इंटीग्रल में ये चीज़ बच गई। अच्छा, फिर हम इतने पार्ट को हम जो है वो सिलेक्ट करके इसको 2 ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन मेथड से।
इसके लिए हम थोड़ी सी मजीद जो है वो ये चीज़ें करेंगे कि हम यहाँ पे वाई स्केल को जो है वो एक्सपेंड करके लिख लेंगे वाई इंटू वाई। तो एक वाई आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दूसरा वाई मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब मैंने बात की थी कि हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ और ये सारा जो है ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लेते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है यानी कि वाई को, और सेकंड फंक्शन जो कि ये है हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये एक्सपोनेंट ऑफ माइनस वाई इसके एज इट इज आ जाएगा और फिर साथ में ये पावर क्योंकि माइनस वन ओवर टू आ जाएगा और हम लिमिट अप्लाई कर देंगे माइनस। सेकंड स्टेप में बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के सेकंड स्टेप में हम जो है वो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो y का डेरिवेटिव जब हम ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि dy बाई डी वाई वन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वो नहीं लिखा। और सेकंड फंक्शन जो कि हमारे पास जो है वो ये यहाँ तक है, इसकी इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो एक्चुअली फिर से इंटीग्रेशन करने से वही चीज़ आएगी और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ चुका है। तो इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स अप्लाई करने के लिए हम अगर गौर करें तो एक्सपोनेंट की ये जो पावर है ये नेगेटिव है, यानी कि अगर हम देखें तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से है e रेज़ पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं e रेज़ पावर एक्स। तो आप अगर गौर करें कि x जो है अगर हम इन्फिनिटी पुट करें तो e रेज़ पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिमिट्स जब हम अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट की पावर पे तो आंसर 0 आएगा। तो 0 को यहाँ पे y के लिहाज से जब हम लिमिट्स पुट करें तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा, लेकिन इन्फिनिटी इंटू जीरो या समथिंग इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो ये हम जानते हैं। तो ये सारा टर्म जो है ये वाली 0 हो गई है। तो हमारे पास ये टर्म बचेगी, माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये इतनी चीज जो थी इसकी इंटीग्रेशन जब हमने की तो हमारे पास ये बचा। अब इसको हम वापस जो है वो यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं और इसके साथ साथ 1/2 जो है इसको भी हम पुट करते हैं। तो एक 1/2 ये पहले था और एक 1/2 हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद हमें मिला। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 हो गया, फिर हमने m पुट कर दिया, फिर हमने a पुट कर दिया, फिर हमने x के पुट कर दिया। इसके बाद हमने इतने पार्ट की इंटीग्रेशन में ये चीज़ जो है मैंने ये पुट कर दी यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था उसको एज इट इज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अच्छा, आप देखेंगे ये इंटेग्रल कैंसिल आउट हो जाएंगे और a भी a से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 1/4 बचेगा, m बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब x स्क्वायर जो है जैसे कि हमने पहले से देखा था कि x स्क्वायर हमारे पास जो है वो आता है x अगर हम सिर्फ देख लें तो वो आता है 2kt डिवाइड बाई m रेज़ टू पावर 1/2। स्केयर लेंगे तो ये 1/2 खत्म होकर पावर 1 आ जाएगी। तो 2kt डिवाइड बाई m हमारे पास x स्केयर के बराबर है, जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। m से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 1/2 kt बचेगा। ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ये 1 डायमेंशन में हमने कैलकुलेट की है, और हम जब बात करेंगे किसी भी कंटेनर की तो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। और हमने जस्ट तब हमने कब क्या करना है, हमारे पास एक तो जो ये कांस्टेंट है ये 3 डायमेंशनली जो है वो आ जाएगा। और हम यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन ये भी अप्लाई करेंगे कि 3 डायमेंशनली जो है वो पार्टिकल जो है वो अपनी सिर्फ डायरेक्शन जो है वो कोलिजन के दरमियान चेंज करेंगे और उनकी वेलोसिटीज जो हैं वो ऑन एवरेज चेंज नहीं होंगी। यानी कि अगर एक पार्टिकल जो है वो अपनी एक्स से डायरेक्शन वाई करता है तो उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, जस्ट डायरेक्शन चेंज होगी। तो फिर इस लिहाज से ए हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। और इसके साथ साथ हम जब इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये होगा कि इंटेग्रल 3 टाइम्स अप्लाई होगा, 3 टाइम्स इंटेग्रल अप्लाई होगी, यानी कि 3 दफ़ा अप्लाई होगा। एक एक्सिस के लिहाज से, दूसरा वाई एक्सिस के लिहाज से और तीसरा जी एक्सिस के लिहाज से। जब हम उन सब के रिजल्ट सम अप करेंगे तो सिर्फ ये होगा कि ये फैक्टर जो है ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखें कि मैंने उसी रिजल्ट को जो है वो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट में लिख लिया, यानी कि हमारे पास जो 1 और 2 आया था उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 kT ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गई है।
मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास पार्टिकल्स की। और एक चीज़ याद रखें कि हम जहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है या ये कॉन्सेप्ट जो है ये अप्लाई कर रहे हैं एक गैस के लिए, और इसी चीज़ को हम लेकर आगे प्लाज्मा में चलेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। अगर हम ड्रा करें वन डायमेंशनल वेलोसिटी के लिहाज से तो ग्राफिकली हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आता है। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है जहाँ ऑन एवरेज जो है वो रीजन के करीब करीब, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटीज़ जो हैं इनकी रेंज वैल्यूज़ जो हैं एक दूसरे के क्लोज़ हैं। वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे मिरर इमेज है राइट साइड का। और ऐसा क्यों है? बेसिकली हम जानते हैं कि हर पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा पार्टिकल भी होगा। स्टैटिस्टिक्स हमें कहती है कि एक पार्टिकल अगर पॉजिटिवली मूव कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो इसी वजह से मिरर इमेज हमें नज़र आ रहा है। यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की है तो वो हमारे पास आई है 3/2 kT 3 डायमेंशनल। और यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखें तो डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा प्लाज्मा के पार्टिकल जो हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि वो बहुत स्पीड से मूव करेंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की थर्मल इक्विलिब्रियम के पॉइंट व्यू से। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि अगर कोई सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसका टेम्परेचर ऑन एवरेज एक जैसा होना चाहिए पूरे सिस्टम के एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन अगर प्लाज्मा के हवाले से बात करें तो प्लाज्मा में बेसिकली कोई एक टेम्परेचर नहीं होता। एक ही टाइम पे स्टूडेंट्स प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे टेम्परेचर जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले अगर हम जो है वो देखें मेजर स्केल पे हमारे पास दो तरह के पार्टिकल हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्लाज्मा के अंदर। तो दोनों के लिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अगर हम चेक करें तो सेपरेट है। उसकी वजह बेसिकली सेपरेट टेम्परेचर हैं। क्यों डिफरेंट टेम्परेचर हैं? चलें पहले तो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आयंस के लिए टेम्परेचर टी आई से और इलेक्ट्रॉन्स के लिए टेम्परेचर टी ई से। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये टेम्परेचर डिफरेंट क्यों है और उसकी वजह से फिर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होंगी डेफिनेटली। तो वो क्यों है ऐसा? उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन रेट है वो डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है आयन आयन कोलिजन रेट से। और फिर इसी तरह से आयन और इलेक्ट्रॉन का आपस में कोलिजन रेट भी बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी वजह हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा। और इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर क्यों डिफरेंट होगा? इलेक्ट्रॉन के मास और वेलोसिटी की वजह से। उसकी निस्बत आयंस जो हैं डेफिनेटली उनका मास और वेलोसिटीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत डिफरेंट होंगी। तो यही बेसिक रीज़न है कि जो दो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं प्लाज्मा के अंदर, यानी कि प्लाज्मा में जो दो मेजर चीज़ें हैं आयंस और इलेक्ट्रॉन, तो उनके डिफरेंट टेम्परेचर हैं। अगर उनके टेम्परेचर डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली फिर उन दोनों के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम भी डिफरेंट होंगे। तो ये एक क्लियर कट सी बात है कि उन दोनों के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम भी डिफरेंट होंगे, यानी कि हर स्पेशी का अपना थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और भी चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें पार्टिकल क्योंकि मूव करेंगे डेफिनेटली उनके पास हाई वेलोसिटीज़ हैं, टेम्परेचर हाई होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी हाई है तो वेलोसिटीज़ हैं। अब वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी पे डिफरेंट फोर्सेस लगाएंगे वेलोसिटी की डायरेक्शंस के लिहाज से। अगर हम बात करें पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज़ की तो उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड की फ़ोर्स जो है वो डिफरेंट होगी। और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज़ की बात करें तो उनके लिए फोर्सेस डिफरेंट होंगी। उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे फिर से कुछ डिफरेंट सी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस होंगी। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाएंगी और कुछ परपेंडिकुलर आ जाएंगी। और फोर्सेस डिफरेंट होने की वजह से टेम्परेचर्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। जो पैरेलल कंपोनेंट हैं
उन पे जो फोर्सेस लगने की वजह से जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, या यहाँ पे फोर्सेस से मुराद कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर जो है उसको हम टी पैरेलल कहेंगे, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का टेम्परेचर होगा वो टी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे फिर हमें एक और भी चीज़ देखने में नज़र आ रही है कि सिर्फ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के ही टेम्परेचर डिफरेंट नहीं होंगे, बल्कि किसी एक ही स्पेशी की मिसाल के तौर पर अगर हम सिर्फ आयन की ही बात कर लें तो आयन के अंदर भी दो डिफरेंट टेम्परेचर हो सकते हैं, और वजह हम देख चुके हैं कि वजह है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये जो दो डिफरेंट रीजन्स होंगे फिर इनके थर्मल इक्विलिब्रियम भी अपने अपने होंगे। इन हम बात कर रहे थे हाई टेम्परेचर की, तो आखिरी पॉइंट जो हमारे जहन में आता है वो ये आता है कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, और ख़ास तौर पर हम प्लाज्मा की अगर बात करें, एक आम फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब के अंदर भी प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम सिर्फ आम फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब को ही ले लें तो 20,000 केल्विन टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। और अगर हम ऑन एवरेज जो हमारे पास आमतौर पर जो ये ट्यूब लाइट्स वगैरह जो हैं जिनके अंदर गैस डिस्चार्ज होता है और उसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है, उनके अंदर प्लाज्मा प्रोडक्शन की बात कर लें, या लेबॉर्ट्री के अंदर जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब होती हैं उनके अंदर प्लाज्मा जो बनता है उसके टेम्परेचर की बात करें, तो ऑन एवरेज जो स्टूडेंट टेम्परेचर होता है 10,000 केल्विन होता है। तो इतना हाई टेम्परेचर जो है फिर उस सिस्टम को मेल्ट अप क्यों नहीं कर देता है, उसकी बाउंड्रीज़ को जो है वो ख़त्म क्यों नहीं कर देता, जो वॉल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देता। तो उसकी वजह यह है कि हाई टेम्परेचर होने का मतलब ये नहीं है कि हीट फ्लो भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो, और बल्कि हीट फ्लो जो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है पार्टिकल्स की डेंसिटी पर, उसके साथ साथ पार्टिकल के कोलिजन रेट पर। अगर हम बात करें पार्टिकल्स की डेंसिटी, तो हम जानते हैं कि एक फ्लोरेसेंट डिस्चार्ज ट्यूब में, एक फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब में या एक डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस फिल की जाती है उसका प्रेशर बहुत ही लो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कई गुना कम। उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर लो होने की वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से कोलिजन रेट बहुत कम होता है। और एक आखिरी चीज़ जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र बहुत कम होती है वो हीट कैपेसिटी है प्लाज्मा की या उस गैस की जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है। तो ये इस वजह से हम जो है वो कह सकते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर होने का मतलब ये नहीं है कि हीट ट्रांसफ़र भी बहुत ज़्यादा हो। तो ये था स्टूडेंट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट प्लाज्मा के अंदर। थैंक यू।